है? Am I audible? बताओ। सर आगे प्रवाह की दर को विद्युत करंट कहते हैं। पहले हैंड रेज करो जितने बच्चों को आता है इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। हैंड रेज करना एक बार। हाँ ठीक है। बाकी लोग क्या करने आए थे घर की क्लास में? बाकी लोग टाइम पास के लिए आए थे? नहीं, हंसने का नहीं है, अपने को सही सीरियसली पूछ रहा हूँ मैं। इनका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। हाँ ये बच्चे हैं राइट। इसके अलावा जो है ना, इसके एक एक करके हैं, ठीक है। और सब बच्चे अनम्यूट करेंगे, सब बच्चे आंसर देंगे। मैं क्वेश्चंस पूछूंगा कल की क्लास के बेसिस पे, और जो आंसर नहीं देगा उसका नाम मैं नोट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आपका नाम आगे दे देता हूँ कि हाँ ये बच्चे पढ़ते नहीं है क्लास में, ना स्कूल में ना बाहर, कहीं नहीं पढ़ते। उन लोगों ने बहुत गलत, बहुत लाइटली ले रखा है हर चीज़ को। चलो पेज निकाल लिया मैंने तुम्हारे बैच वाला, क्या है करना है आपसे। ठीक है बेटा, अब मैं क्वेश्चंस पूछूंगा कल की क्लास के बेसिस पे और आप लोग आंसर करोगे, ठीक है। चलिए कशिश बताओ बेटा। कशिश व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा आपको तो पता है राइट, अभी रुक जाओ, कशिश से नहीं पूछेंगे। प्रिय भारत, प्रिय भारत आप बताओ बेटा, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? जी सर। 5 मिनट देखते हैं, चेक करते हैं क्या। हाँ समय के साथ बताओ बताओ। आवेश में परिवर्तन की दर को इलेक्ट्रिक वैद्युत धारा कहते हैं। अच्छा ठीक है। I will Q upon समीर T। आप बताओ, समीर आप बताओ, समीर, समीर आर यू देयर बेटा? यस सर। हाँ बताओ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। शानू गोयल आप ये बताओ व्हाट इज द डायरेक्शन बेटा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है। सोनम बिस्ट, सोनम बिस्ट आप ये बताओ व्हाट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जो इलेक्ट्रॉन्स को अपने से गुजरने देते हैं, मतलब सिंबल कौन सा यूज करते हैं जो हमने कल लिखा था क्लास में, व्हाट इज द सिंबल फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी? तो आप लोगों ने नोट्स पलट के देखो ना, जो कल लिखवाया था उसमें देखो क्या सिंबल था। ओके सूरज आप बताओ बेटा। सूरज सिंबल क्या? सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या यूज किया था? सिग्मा। सिग्मा। ठीक है। यस सर। ठीक है, तो आसान आसान टॉपिक है बेटा। अभी आप लोग ना पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी ना, सिलेक्शन आपका नहीं होगा, दिक्कत ये आएगी, ठीक है। सब बच्चे पार्टिसिपेट करो, जब कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो क्लास को ध्यान से सुनो। वर्चुअल क्लास है, इसका मतलब ये नहीं है कि बस हाँ बैठे हो मुंह फुला के, अटेंशन से सुनना है तो ठीक है, नहीं है तो सर तो बोले ही जा रहे हैं, ठीक है टाइम हो ही जाएगा। अगर उस एटीट्यूड के साथ करोगे तो फिर क्या होगा कि कुछ याद नहीं रहेगा, कुछ एग्जाम में नंबर आएंगे नहीं, कुछ नहीं होगा तुम्हारा, राइट। तो हम लोगों को क्या करना है, हमें हर एक क्वेश्चन का आंसर करना है। जब मैं कुछ भी पूछ रहा हूँ या कुछ बता रहा हूँ तो पूरे ध्यान से सुनना है। अगर ध्यान से सुनोगे तो आपका क्वेश्चन जब मैं पूछूंगा तो आपका अटेंशन भी रहेगा कि हाँ सर ने क्वेश्चन पूछा है तो मुझे बताना है इसका आंसर, ठीक। तो सब बच्चे आज ध्यान से सुनेंगे। जब मैं बीच बीच में क्वेश्चन पूछूं तो हैंड रेज सबको करना है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं ओम्स लॉ एंड रेजिस्टिविटी से। तो रेजिस्टिविटी हमने कल थोड़ा बहुत देख लिया था। रेजिस्टिविटी क्या था बेटा? रेजिस्टिविटी का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी क्या मतलब होता है रेजिस्टिविटी का बेटा? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू 1 बाय सिग्मा, यानी कि कंडक्टिविटी का
इनवर्स, कंडक्टिविटी का इनवर्स ही क्या कहलाता है, रेजिस्टिविटी, ठीक है। और एक चीज हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बोलता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I या फिर I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। एक ही बात है कि करंट इन ए सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट इन ए सर्किट। तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ये हमें मिलता है ओम्स लॉ से, ठीक है। यस यस। चलो, तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ओम्स लॉ, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, रेजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल्स, कलर कोडिंग ऑफ द रजिस्टर ये सिलेबस में है नहीं तो इसको हटा देंगे, पढ़ेंगे नहीं, नोट्स में आपका ये ओमिट कर देंगे। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी की रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और फिर लास्ट में कल हमारा जो हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला टॉपिक कर लिया था उसके बेसिस पे फिर लास्ट में क्वेश्चंस कराऊंगा मैं डीपी। तो ये हम आज की क्लास में करने वाले हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे बेटा हेडिंग ओम्स लॉ। ये नोट्स बना लो, है ना, थोड़ा थोड़ा लिखते रहोगे नहीं तो भूल जाओगे। देखो कल की क्लास का याद नहीं है तो 10 दिन पहले की क्लास का कुछ भी याद नहीं रहेगा। ओम्स लॉ, ठीक है। अब पढ़ो। If the physical condition of the conductor remains constant, then the current through an ideal conductor is proportional to potential difference across it. तो जो करंट थ्रू एन आइडियल कंडक्टर होगा, आइडियल कंडक्टर का मतलब क्या है बेटा? आदर्श चालक। आदर्श सुचालक, वो तो हिंदी हो गया उसका। इसका मतलब क्या है? व्हाट इज एन आइडियल कंडक्टर? जो सारी सर जो सारी सभी condition को sum इलेक्ट्रॉन्स की परिवर्तित पूरी की पूरी एनर्जी को ट्रांसफर कर दे, है ना, यानी कि उसमें खुद का कुछ एनर्जी ड्रॉप या एनर्जी लॉसेस ना हो, वही क्या कहलाता है हमारा आइडियल कंडक्टर, ठीक है। तो आइडियल कंडक्टर के अक्रॉस अगर आपने पोटेंशियल लगाया, कोई बैटरी जोड़ी, तो जो फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा इस कंडक्टर में से, वो उसके पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो करंट थ्रू द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर। तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। इसी को रीअरेंज करके हमने लिखा, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया, तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने से आता है R, और R यहाँ पे क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस। तो V इज इक्वल टू आई आर, ये आपका क्या है, ओम्स लॉ की स्टेटमेंट है। V इज इक्वल टू आई आर, यहाँ पे V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, I is the current in the circuit and R is the resistance of the circuit, ठीक है। V is equal to IR, ये इक्वेशन लिख लो। रेजिस्टेंस क्यों आता है बेटा? कल बताया था ना आपको, रेजिस्टिविटी का रीजन क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, तो उनकी वजह से क्या होगा, एनर्जी वेस्ट होगी, एंड दैट इज द रीजन फॉर रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल। उस रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हमें क्या मिलता है, रेजिस्टेंस। तो V इज इक्वल टू आई आर, फिर R इज रेजिस्टेंस, ठीक है, ये लिख लिया आपने। इसके बाद एक टर्म था J, हमने कल पढ़ा था। J क्या है बेटा, क्या है ये J? करंट डेंसिटी। तो J हमारा है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी का कल फॉर्मूला देखा था, सिग्मा इंटू E के बराबर होता है। सिग्मा इज कंडक्टिविटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमें मिलता है करंट डेंसिटी। और करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया। तो I डिवाइडेड बाय A इज करंट, I डिवाइडेड बाय A इज करंट डेंसिटी, तो J हो गया आपका ये। इसमें हमने सिग्मा और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, V बाय L। ऐसा कंडक्टर था, उसका एक फॉर्मूला लिखवाया था ना, नीचे लिखा हुआ था कि E इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ। तो E को आप रिप्लेस करके V बाय L रखो और सिंप्लीफाई करके आपको एक फॉर्मूला मिलेगा रेजिस्टेंस का, जो कि मिलता है रो L बाय A। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस जो R है, R इज रो L बाय A। ये फॉर्मूला नोट डाउन करो। यहाँ पे आपका रो जो है, रो इज कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी आपकी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। एक गिवन मटेरियल के लिए एट ए गिवन टेम्परेचर रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रहेगी फॉर ए गिवन मटेरियल। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि कॉपर एट रूम टेम्परेचर, तो उसके लिए एक रेजिस्टिविटी की एक फिक्स वैल्यू होगी। तो रेजिस्टिविटी आपकी मटेरियल प्रॉपर्टी है। एंड L बाय A, लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया, ये क्या है बेटा,
ये ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है। तो ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी में क्या आएगा, L by A। तो रो इज रेजिस्टिविटी, L इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर, A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। तो ऐसा कंडक्टर है जिसकी रो रेजिस्टिविटी है, L लेंथ है और A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यहाँ पे R जो आएगा दैट इज द रेजिस्टेंस अक्रॉस दी टू टर्मिनल्स ऑफ द कंडक्टर। जैसे A एंड B है ना, यहाँ पे दो टर्मिनल कौन कौन से बेटा, टर्मिनल A एंड टर्मिनल B। ये A और B के बीच में कितना रेजिस्टेंस होगा, तो रो तो रेजिस्टिविटी है जो मटेरियल प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रही है, एंड L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस कंडक्टर। तो रो L by A से मुझे मिलेगा A एंड B के बीच में इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का वैल्यू। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है R इज इक्वल टू रो L by A। क्या रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ चेंज होगी, रेजिस्टिविटी होती है चेंज, है ना। और कल हमने पढ़ा था रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू 1 बाय सिग्मा, सिग्मा कंडक्टिविटी था तो 1 बाय सिग्मा इज रेजिस्टिविटी, और इसी का फॉर्मूला रखें सिग्मा का तो हम m/n स्क्वायर टाउ, m/n टाउ। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाता है। L इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। तो इसमें इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है वो कौन सा है बेटा, R इज इक्वल टू रो L by A। इसको नोट डाउन कर लो और फिर आगे बढ़ेंगे। R इज इक्वल टू रो L by A। चलो अब है ना, ये कंसेप्ट के बेसिस पे आप करके दिखाओ मुझे क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ एन एल्यूमिनियम वायर ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 mm स्क्वायर, द रेजिस्टिविटी ऑफ द एल्यूमिनियम इज दिस। तो रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम आपको बताया, तो दैट मीन्स आपको प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दे दिया। ठीक है, रो, एंड देन लेंथ इज ऑल्सो प्रोवाइडेड, A इज ऑल्सो प्रोवाइडेड, और फॉर्मूला क्या था रेजिस्टेंस का, R इज इक्वल टू रो L by A। तो ये वैल्यूज डालो फॉर्मूला में एंड गिव मी द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर। आंसर आती है हैंड रेज कर लेंगे, और सब बच्चे करेंगे, जो बच्चा नहीं करेगा उसी से पूछूंगा मैं, और पूछ मैं किसी से भी सकता हूँ रेंडमली। तो सब बच्चों अपने ईमानदारी से सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर दो। शाबाश हर्ष बेटा, सब बच्चे करो यार, दो बच्चों ने किया अभी, अभी तो बता भी दिया आपको सॉल्यूशन की, वैल्यूज डालनी और आंसर निकालना है, और सभी की सभी वैल्यूज SI यूनिट्स में होनी चाहिए, तब आपका रेजिस्टेंस जो है वो ओम्स में आएगा। ओम इज द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। सभी बच्चे करो, है ना, ऐसा नहीं अभी आगे बढ़ूंगा नहीं मैं तब तक कि मुझे पता चलेगा नहीं कि भाई 10 15 20 बच्चों ने कर लिया। अब आंसर आना चाहिए, अब सोल्व करना है आपको, फॉर्मूला दिया है, वैल्यूज दी है, इनको फॉर्मूला में डालो और आंसर निकालो और फिर हैंड रेज करो, है ना। इजी क्वेश्चन है, इसको सब बच्चे करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे हम लोग। बेटा सब बच्चे करो, खाली 12 बच्चों ने क्वेश्चन किया है, सब बच्चे करो। आर की वैल्यू क्या कैसे निकलेगी, रो L by A। रो की वैल्यू क्या दे रखी है क्वेश्चन में, 2.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर्स। तो ये SI यूनिट में दे रखी है ऑलरेडी, ओम मीटर। ठीक,
लेंथ कितना दिया है 50 सेंटीमीटर, इसको मीटर्स में कन्वर्ट कर लो तो 0.5 मीटर आ जाएगा। एरिया आपको 2 mm स्क्वायर दिया है तो इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो तो 2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। फिर उसके बाद सॉल्व करो और जो आंसर आएगा वो आर की वैल्यू वही रहेगी। जिन बच्चों ने कर लिया वो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो और भेज सकते हो, नहीं तो वेट कर लो, मैं बता दूंगा फिर। सोलह बच्चों ने किया है अभी भी, 29 स्टूडेंट्स तब तक नहीं करेंगे। देख लो अब आपको कितना टाइम इस क्वेश्चन पे वेस्ट करना है, तब तक हम आगे बढ़ेंगे नहीं। अब आपकी मर्जी है कितना टाइम वेस्ट करना है। यहाँ भी वैसे ही टाइम वेस्ट हो रहा है जैसे कि आप पेपर में करके आते हो, है ना, क्वेश्चन पता नहीं चलता। बट यहाँ तो मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया, अब सॉल्व तो आप ही करोगे। सॉल्व करो, आंसर निकालो। 0.0065 आ रहा है जो बच्चों ने किया है अभी, आंसर सही है आपका। और बाकी जो नहीं कर पाए हैं वो करो और हैंड रेज करो क्वेश्चन करने के बाद, ठीक है। ठीक है बेटा, इसका आंसर 0.0065 ओम है, राइट। तो जिन बच्चों ने कर लिया उनका तो आंसर हो गया मैच, और जिन्होंने नहीं किया वो आप घर से करना, समझ ना आए तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है, क्योंकि आपको करना नहीं है क्लास में। और मैं जो टाइम वेस्ट हो गया उसको मैं यहाँ से कवर अप करूँगा। अगला क्वेश्चन करना बेटा, ठीक है। शाबाश, इस क्वेश्चन को फटाफट करिए। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L and cross sectional area A is R if its length is made twice and cross sectional area half, and find the resistance of the conductor। आपको न्यू रेजिस्टेंस निकालना है। बेटा जिनका ये आंसर आ जाएगा वो बच्चे हैंड रेज कर लेंगे, है ना। बाकी नहीं आया तो हाथ नीचे रखना है। करो भाई सब बच्चे, 12 बच्चों ने किया खाली। क्या आंसर आया बेटा कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो जिनका आ गया, और जो नहीं कर पाए वो करो, ठीक है। तो 4R इज द राइट आंसर।
तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू रेजिस्टेंसेस ऑफ कंडक्टर ऑफ लेंथ एल। तो कंडक्टर ऑफ लेंथ एल का मतलब क्या है कि गिवन मटेरियल दे दिया बेटा, उसकी इनिशियल लेंथ एल थी, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए था, इफ इट्स लेंथ इज मेड ट्वाइस, तो जो L2 है वो 2 टाइम्स ऑफ L हो गया, एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया हाफ हो गया, देन फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, R इज इक्वल टू रो L बाई ए। तो रो तो दोनों ही केसेस में सेम रहेगा, लेंथ क्या हुई सेकंड केस में डबल हो गई और क्रॉस सेक्शनल एरिया हाफ हो गया, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेजिस्टेंस, है ना। तो R डैश विल बी इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ R, ठीक है। आपने L डैश को 2 टाइम्स L रख दिया, A डैश को A बाई 2 रख दिया, सोल्व होके 4 रो L बाई A आया, तो यही क्या ट्रांसलेट हुआ 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेजिस्टेंस R, ठीक है बेटा। चलिए अब लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ देखते हैं कि लिमिटेशन क्या है। आपने बता दिया V इज इक्वल टू IR, या वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, या फिर करंट इन ए सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द सर्किट। तो ये आपने बता तो दिया, लेकिन लिमिटेशंस क्या क्या होंगे बेटा। देखो कई बार क्या होता है, जो वोल्टेज है वो प्रोपोर्शनल नहीं रहती करंट के, ठीक है। कुछ कुछ मटेरियल्स ऐसे होंगे या कुछ कुछ वैल्यू करंट की ऐसी होंगी जहाँ पर वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहेगी, तो ये भी लिमिटेशन है, क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है प्रैक्टिकल लाइफ में और ओम्स लॉ उसको अकोमोडेट नहीं कर रहा, तो ये लिमिटेशन है ओम्स लॉ का, ठीक। रिलेशन बिटवीन V एंड I डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ V। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में अलग तरीके का वेरिएशन मिलता है, नेगेटिव में अलग तरीके का वेरिएशन मिलता है, स्पेशली सेमीकंडक्टर्स में ऐसा आपको ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो ये भी ओम्स लॉ उसको अकोमोडेट नहीं कर रहा, तो ये भी लिमिटेशन है, ठीक है। रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज नॉट यूनिक, है ना, देयर इज मोर देन वन वैल्यू ऑफ ए फॉर सम करंट, जैसे कि गैलियम आर्सेनाइड है ना, कुछ कुछ मटेरियल होंगे जिसमें एक गिवन करंट के लिए मल्टीपल वैल्यूज ऑफ वोल्टेज हो सकती हैं, तो ओम्स लॉ इसको भी नहीं एकोमोडेट कर रहा। ओम्स लॉ तो एक ही बोल रहा है कि एक वोल्टेज पे एक ही, देखो एक गिवन करंट था उस पर मल्टीपल वैल्यूज ऑफ वोल्टेज है, एक ही है, दो वैल्यू हो गई वोल्टेज की। तो दिस टाइप ऑफ थिंग्स आर नॉट accommodated इन द ओम्स लॉ, ये इसके लिमिटेशन है। अब बात करते हैं रजिस्टिविटी की। तो रजिस्टिविटी क्या होता है बेटा, एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू रजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू इट। तो रजिस्टिविटी क्या कहलाती है, एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू रजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू इट, इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह को बाधित करने की प्रॉपर्टी जो है ना, फ्रीली मूव ना कर सके ताकि वो, तो वही प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, रजिस्टिविटी। तो अब बताओ रजिस्टिविटी ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन्स का मूव करना ज़्यादा टफ होगा कि इजी होगा। अगर रजिस्टिविटी टफ हो जाएगा। टफ हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर पाएंगे इजीली, तो रजिस्टिविटी बढ़ने से इलेक्ट्रॉन्स का मोशन जो है वो टफ हो जाएगा, ठीक है। तो अब मुझे बताओ ज़्यादा हाईली कंडक्टिव मटेरियल होगा उसकी रजिस्टिविटी कम होगी ना, तो मुझे बताओ व्हाट आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सबसे बेहतरीन कंडक्टर्स कौन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, है ना। तो इनकी रजिस्टिविटी की वैल्यू देखो कम है बेटा, रजिस्टिविटी की वैल्यू कम है। रजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर देखो 1.6 10 to the power -8, कॉपर की भी कमी है, एल्यूमिनियम की भी कम है ना, टंगस्टन की भी कम है, 10 to the power -8 में आ रही है। तो ये हमारे गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी काउंट होंगे, जिनकी रजिस्टिविटी कम होगी वो क्या कहलाएंगे, विद्युत के सुचालक कहलाएंगे, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और ये टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा दे रखा है आपको, प्रॉब्लम जो दिया है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, इसका मतलब है कि 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर रजिस्टिविटी में क्या चेंज आता है। 1 डिग्री जैसे ही तापमान बढ़ेगा तो रजिस्टिविटी में कुछ चेंज आएगा, वो चेंज कितना आएगा उसको दिखाने के लिए यूज किया जाता है कोफिशिएंट, उसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी अल्फा, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स की रजिस्टिविटी देखो बढ़ गई है 10 to the power -5, पॉजिटिव भी हो गई है 2300 सिलिकॉन की, ठीक है। और इंसुलेटर्स की तो 10 to the power 5, 10 to the power 14, 16, है ना। सोडियम क्लोराइड की देखो 10 to the power 14। तो ये सारे आपके क्या हैं, बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिनकी रजिस्टिविटी ज़्यादा होगी वो क्या होंगे, बैड कंडक्टर्स होंगे, ठीक है। इसके बाद ये कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर्स, ये हमारे सिलेबस से कट गया है बेटा, तो यहाँ पे एडिट मैं इसको कर नहीं पाया पीपीटी को, क्योंकि मेरा पावर पॉइंट चल नहीं रहा था एंड टाइम पे,
इसको मैं काट दूंगा, अभी नोट्स में एक्सपोर्ट करते टाइम ये हट जाएगा, ये टॉपिक हमारा है नहीं अभी। अब देखो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। तो कुछ मटेरियल ऐसे होंगे जिनका टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, घट जाएगी। कुछ ऐसे होंगे जिनका टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। तो ज़्यादातर जो हमारे गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करते हैं, और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो क्रिस्टल के वाइब्रेशंस होंगे ना बेटा, मोलिकुलर के मोलिक्यूल्स होंगे, उनका वाइब्रेशंस आपका बढ़ जाता है टेम्परेचर बढ़ने से। मोलिकुलर काइनेटिक एनर्जी का ही तो रिप्रेजेंटेशन होता है टेम्परेचर। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो मोलिकुलर काइनेटिक एनर्जी यानी कि जो मोलिक्यूल्स हैं, जैसे मान लो आप बोलो कि आयरन है, तो आयरन के एटम्स, अगर आपने आयरन को हीट किया तो आयरन के एटम्स ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेट करेंगे अपनी जगह पे, इसलिए ज़्यादा टेम्परेचर है। तो वो वाइब्रेट करते हुए एटम्स जो हैं वो ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स कोलाइड करेंगे फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स के साथ, और इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है उन वाइब्रेटिंग एटम्स के थ्रू वो और डिफिकल्ट हो जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ने पर गुड कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी आमतौर पर क्या होती है, बढ़ जाती है ना, ड्यू टू वाइब्रेशंस। अब देखो इसका फॉर्मूला होता है रेजिस्टिविटी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज इक्वल टू रो नॉट इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। तो ये फॉर्मूला लिख लो बेटा, इसको मैं इजी करके लिखता हूँ, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रखा है। तो रो एट ए गिवन टेम्परेचर, ये लिख लो, इज इक्वल टू रो नॉट, ठीक है, ये आपकी रेफरेंस है रूम टेम्परेचर, इंटू एल्फा इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, या जिस पे आपने रो नोट की वैल्यू दी है, ठीक है। तो टेम्परेचर जो हुआ डेल्टा टी, और रेजिस्टिविटी एट ए गिवन टेम्परेचर टी इज इक्वल टू रो नोट प्लस एल्फा इंटू टी माइनस टी नोट। तो ये फॉर्मूला लिख लो, इसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस करेंगे। जो रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर के साथ जनरली बढ़ जाती है, एल्फा पॉजिटिव रहेगी, किसके लिए, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए। रेजिस्टेंस को लिखें, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, तो फॉर्मूला रेजिस्टेंस का भी बेटा ऐसा ही आएगा, रेजिस्टेंस एट सम टेम्परेचर T इज इक्वल टू आर नोट प्लस रेजिस्टेंस एट सम टेम्परेचर T इज इक्वल टू आर नोट प्लस आर नोट एल्फा डेल्टा टी, ठीक है। ये हमारा आ गया रेजिस्टेंस एट ए गिवन टेम्परेचर। यही होगा किसके बराबर, आर नोट इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। तो ये फॉर्मूलाज आप लिख लो कि रेजिस्टेंस एट ए गिवन टेम्परेचर इज इक्वल टू आर नोट इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, आर नोट इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। सबसे पहले रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला लिखो जो ऊपर लिखा है, और फिर टेम्परेचर का लिखो, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, और नीचे फिर देखो रेजिस्टेंस का, रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। एट टेम्परेचर्स मच लोअर देन जीरो द ग्राफ हाउएवर डेविएट्स। तो ये जो है ना आपका जो अल्फा डेल्टा टी जो आया वो आपका स्ट्रेट लाइन वेरिएशन को शो कर रहा है, बट कई बार क्या होगा कि लो टेम्परेचर्स होंगे वहाँ पे ग्राफ लीनियर नहीं बचेगा। तो जो आपका रिलेशन है वो जनरली इधर वैलिड रहेगा, जहाँ पे आपको स्ट्रेट लाइन के आसपास का रिलेशन दिख रहा है, ठीक है। तो इसका लिमिटेशन है कि ज़्यादा लो टेम्परेचर पे वो आप फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अगर क्वेश्चन बोलेगा यूज़ करना है तो फिर कर ही लोगे, नहीं तो फिर ज़्यादा लो टेम्परेचर पे फॉर्मूला को यूज़ ना किया जाए तो बढ़िया है, ठीक है। कुछ मटेरियल है जैसे नाइक्रोम है, ये क्या करते हैं, वेरी वीक डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के साथ इनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होती है। जैसे आप देखो 100 डिग्री से स्टार्ट होकर 800 डिग्री तक गया तो रेजिस्टिविटी कहाँ से कहाँ चेंज हुई, 1.1 से लेके और 1.2, बस बहुत मिनिमल चेंज आया इतने ज़्यादा टेम्परेचर चेंज के बावजूद भी। तो ऐसे मटेरियल में आपको फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इनकी रेजिस्टिविटी लगभग सेम रहती है, नो मैटर द टेम्परेचर इज हायर और लोअर, ठीक है बेटा। सेमीकंडक्टर्स डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। मेटल्स में क्या होता है, रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है, क्यों, क्योंकि जो फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स थे वो
वाइब्रेटिंग एटम्स के साथ कोलाइड करते हैं और वो उनका मोशन थ्रू फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स का मोशन थ्रू द कंडक्टर बिकम्स मोर डिफिकल्ट। तो इसलिए मेटल्स की रेजिस्टिविटी क्या होती है, टेम्परेचर के साथ बढ़ जाती है। बट सेमीकंडक्टर्स में देखो क्या होता है, इन सेमीकंडक्टर्स विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस। तो सेमीकंडक्टर में रेजिस्टिविटी समय के ये टेम्परेचर बढ़ाते 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 घट जाएगी। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ेगा तो सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी घट जाएगी। ठीक, चलो अब क्वेश्चन का ये वाला, ये क्वेश्चन आप लोग करो। द रेजिस्टेंस ऑफ the resistance of सर स्क्रीन शो नहीं हो स्क्रीन सर फ्रीज हो स्क्रीन गया है बेटा, पता है ये दिख रहा है बेटा, फ्रीज हो गया है। मैं वीडियो पॉज करके देखता हूँ, शायद कुछ हो जाए। हाँ करो। द रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर of a platinum resistance thermometer at ice point is 5 ohm and at steam point is 5.5 ohm. When the thermometer is inserted in a hot bath, the resistance of the platinum wire is 5.2 ohm. Calculate the temperature of the bath. तो आइस पॉइंट पे 5 ओम रेजिस्टेंस था, स्टीम पॉइंट पे 5.5 था, किसी और अन्य टेम्परेचर अदर टेम्परेचर पे जब इसको डिप किया गया तो रेजिस्टेंस आया 5.2 ओम्स। तो आप वो टेम्परेचर बताओ जिसके ऊपर ये रीडिंग ली गई। जिनका आंसर आ जाएगा वो हैंड रेज कर लेंगे। अब तो दिख रही है बेटा स्क्रीन। सर अब आ गई। सर दिख रही पहले है नहीं ना? आ रही थी, अब आ गई। यस हाँ, अब आ गई है। आगे आगे सुनो। अब ये इसमें फॉर्मूला लगाओ, रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला। रेजिस्टेंस एट गिवन टेम्परेचर इज इक्वल टू आर नोट इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, है ना। तो वो फॉर्मूला लगा के और फिर रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको दे रखी है, आपको टी निकालना है ना। 2 बार उस फॉर्मूला को लगाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा। एक बार ट्राई करो, पहले लिखो कि रेजिस्टेंस क्या वैल्यू दे रखी है और कौन से टेम्परेचर पे दे रखी है। 3 वैल्यूज है ना, तो आपको एक 2 टेम्परेचर नोन है और थर्ड टेम्परेचर अननोन है, तो थर्ड अननोन टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। आइस पॉइंट क्या होता है बेटा, आइस पॉइंट कितना डिग्री सेल्सियस होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। जीरो स्टीम पॉइंट डिग्री सेल्सियस। 100 कितने डिग्री, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टेम्परेचर को स्टीम पॉइंट बोलते हैं, तो कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस। करो इसको, ट्राई करो एक बार।
सब बच्चे ट्राई करो बेटा इस क्वेश्चन को, और सॉल्यूशन आता है तो हैंड रेज करो। फॉर्मूला क्या यूज करोगे? R at given temperature is equal to R naught into 1 plus alpha delta T। ठीक है, तो डेल्टा टी में क्या करोगे? एक बार टेम्परेचर आइस पॉइंट के साथ कंपेयर कर लो, एक बार स्टीम पॉइंट के साथ कंपेयर कर लो, और डेल्टा टी आपको मिल जाएगा। तो फिर गिवन टेम्परेचर निकाल सकते हो आप। बेटा करो कोशिश, एक बार क्वेश्चन को पढ़ो। देखो आपको आर नोट दे रखा है 5 ओम, कितने टेम्परेचर पे दिया है ये? एट 100 डिग्री सेल्सियस, एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और दूसरा रेजिस्टेंस दे रखा है 5.5 ओम, वो दिया है 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो क्वेश्चन में देखो R0 5 ओम, R100 5.5 ओम, आर एट सम टेम्परेचर T 5.2 ओम। तो आपको टेम्परेचर T निकालना है। ठीक है, तो टेम्परेचर T की वैल्यू क्या 100 और 0 के बीच में आएगी कि इनसे बाहर आएगी, ये बताओ पहले तो। बीच में आएगी ना भाई। 0 डिग्री पे 5 ओम था, 100 पे 5.5 हो गया, तो 5.2 ओम इन दोनों के बीच में ही कहीं हुआ होगा ना, धीरे धीरे बढ़ा है। तो जो टेम्परेचर की वैल्यू आएगी वो लेस देन 100 आएगी एंड मोर देन 0 आएगी। तो जिनका 154 आ रहा है वो आंसर तो है गलत। ठीक है, ट्राई करो। फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है। देखो बेटा सीखना खुद ही पड़ेगा, क्वेश्चन को समझ के थोड़ा सा कोशिश करो एक बार, नहीं तो फिर मैं तो समझा ही दूंगा। ट्राई करो, कुछ टेम्परेचर की वैल्यू निकालने की कोशिश करो, कुछ भी करके, है ना। एक गिवन वैल्यू आ जाएगी बेटा। 200 इज द रॉन्ग आंसर। 100 और 0 के बीच में आएगा आंसर। 100 से ऊपर अगर आंसर आ रहा है तो गलत है वो। करो बेटा सब लोग, ऐसे खाली मत बैठो यार। जैसे आंसर आता है हैंड रेज करो। चलो इसको देख के करो एक बार, इसको देख के ट्राई करो। ये सोल्यूशन आपके सामने, इसको देखो फिर ट्राई करो एक एक स्टेप, और फिर मुझे समझाना। जिनको सॉल्यूशन समझ आ जाए वो हैंड रेज करना, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि कैसे किया, है ना। करो एक बार, इसको देख के करो क्या क्या वैल्यूज गिवन है, क्या फॉर्मूला लगाया है। 2 इक्वेशन बनेगी, दो एक अननोन बचेगा, वो अननोन की वैल्यू आ जाएगी, है ना। जो 40 डिग्री आया वो सही है। फिर हम ये ना डायरेक्टली आंसर, आपको एक बार ट्रिक बताऊंगा, सीधा ही आंसर लिख सकते हो डायरेक्टली, है ना। तो पहले एक बार सॉल्यूशन समझो, जैसे सॉल्यूशन समझ आता है एक बार लिख के सॉल्व करो। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, इसको लिखो, लिख के सॉल्व करके देखो, सॉल्यूशन को समझो, और फिर 40 डिग्री आंसर अगर आपका आ गया, सॉल्यूशन समझ आया तो हैंड रेज कर लो। फिर मैं आपको समझाऊंगा और डायरेक्टली फिर कैसे आते 40 पे वो बताऊंगा। ठीक है, पढ़ो इसको एक बार क्वेश्चन को। क्वेश्चन तो समझ आ गया, हमें आंसर समझना है।
अरे अब भी समझ नहीं आया क्या बच्चों? आ गया। तो हैंड रेज करो ना, समझ आ गया तो। जिनको समझ आ गया सॉल्यूशन वो हैंड रेज करो। ये इजी क्वेश्चंस हैं, टफ नहीं है ये क्वेश्चन। टेम्परेचर डिपेंडेंस आपका बताना है, रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे। समझो भाई, जिनको और समझ नहीं आया एक बार देखो, फिर मैं समझाता हूँ आपको। क्वेश्चन को पढ़ो। द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनम वायर ऑफ अ प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर एट द आइस पॉइंट इज 5 ओम। तो देखो, प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर क्या होता है? एक डिवाइस है टू मेजर द टेम्परेचर। ठीक है भाई, इसके अंदर होती है प्लेटिनम की वायर। उस प्लेटिनम वायर का रेजिस्टेंस है 4 ओम एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 5.5 ओम एट 100 डिग्री सेल्सियस। व्हेन द थर्मोमीटर इज इंसर्टेड इन हॉट बाथ, हॉट बाथ मतलब गर्म पानी में उसको थर्मोमीटर को रखा, तो रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनम वायर इज 5.2 ओम। उस समय जब गर्म पानी में रखा तो रेजिस्टेंस आया 5.2 ओम्स। कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द हॉट बाथ, कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर, तो वो आपको कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया, आर नोट इज इक्वल टू, यानी कि रेजिस्टेंस एट 0 5 ओम दे रखा है, R10 रेजिस्टेंस एट 100 डिग्री सेल्सियस 5.5 ओम दे रखा है, रेजिस्टेंस एट सम अननोन टेम्परेचर RT इज इक्वल टू 5.2 ओम ये भी दे रखा है। अब फॉर्मूला लगाएंगे कि रेजिस्टेंस एट सम टेम्परेचर RT इज इक्वल टू आर नोट प्लस एल्फा इंटू डेल्टा टी। ठीक है बेटा, आर नोट प्लस एल्फा इंटू डेल्टा टी, ये फॉर्मूला मैं लगाऊंगा। तो भाई पहले मैंने लगाया कि एट 100 डिग्री, तो आर 100 इज इक्वल टू आर एट 0 1 प्लस एल्फा इंटू डेल्टा टी, 100 माइनस 0 आया। तो ये इक्वेशन सॉल्व करके हमें मिला कि एल्फा इज इक्वल टू रेजिस्टेंस एट 100 माइनस रेजिस्टेंस एट 0 अपॉन में 100 इंटू रेजिस्टेंस एट 0। तो इसमें वैल्यूज़ अगर हम डालें तो हमें सारी वैल्यू पता है, R100 R0 ये सब पता है, तो हमें अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, बट हम इसको अभी ऐसे रेशियो ही रख लेते हैं। फिर दोबारा लगाया हमने रेजिस्टेंस एट सम अननोन टेम्परेचर RT, ये कैलकुलेट करना है, टी कैलकुलेट करना है ना हमने, तो ये लगाया R नोट इंटू 1 प्लस एल्फ़ा टी माइनस 0 क्योंकि आपने टेम्परेचर एट 0 यहाँ पे रखा हुआ है, तो RT माइनस R0 अपॉन टी इंटू R नोट, ये आपका अल्फा आ गया। इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दिया मैंने, R100 माइनस R0 अपॉन 100 R नोट, RT माइनस R0 अपॉन टी R नोट। R नोट से R नोट नीचे कट जाएगा, 100 और T, और ये वैल्यूज़ R100 आपको 5.5 ओम दे रखी है, R0 5 ओम दे रखी है, RT आपको 5.2 दे रखा है और R0 5 दे रखा है। ये सारी वैल्यू रखने के बाद टी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 40 डिग्री सेल्सियस। तो टी जो आएगा वो 40 आ जाएगा, यानी 40 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, अभी एक बात बताओ, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है ना? तो यहाँ भी कुछ वैसी इक्वेशन है, r इज इक्वल टू आर नोट प्लस एल्फा टी, यानी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो आर नोट जो था वो ठीक है, आर नोट ये कांस्टेंट के जैसा बिहेव कर रहा है, एल्फा एक एम जैसा बिहेव कर रहा है, और टी का आपका क्या है एक्स जैसा, और वाई आर जो है वाई। तो एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ही है, और स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में जो स्लोप है वो कांस्टेंट रहता है। तो आपको दिख रहा है ना कि ये 5 से बढ़कर 5.5 लीनियरली बढ़ेगा। ठीक है, तो इनिशियल पॉइंट 2 कितने टेम्परेचर पे बढ़ेगा? 40 डिग्री में, है ना? देखो ऐसे कर सकते थे भाई इसमें, जैसा हमने अभी किया। तो 5.5 बढ़ा है, इनिशियली 5 था, कितने टेम्परेचर में बढ़ा बेटा? 100 माइनस 0। तो स्लोप क्या हो गया इसका? 0.5 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अब आपको वैल्यू दी है कि 5.2 कितनी देर में होएगा, तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 40 सीधा। ठीक है, 0.40 है ना, 0.5 इंटू 100, ये 0.5 बढ़ा 100 डिग्री में, तो कितने में बढ़कर 5.2 होगा? सॉरी, कितने में बढ़कर, ये आपका स्लोप आया, तो कितने में बढ़कर 0.2 होगा? इम्प्लाइज आपको 0.5 इंटू 100
इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना बढ़ा है बेटा 0.2, 5 से 0.2 बढ़ा, तो यहाँ से एक्स निकालोगे तो आपका 40 आ जाएगा। अगर 5.3 पे बताना होता कितना टेम्परेचर है तो इसको 0.3 कर देते हैं। यानी कि लीनियर प्लॉट है, लीनियर प्लॉट्स में आप क्या कर सकते हो, स्ट्रेट लाइन रिलेशन लगा के डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो। तो ये भी वही है प्रोसेस में, इसमें भी वही फॉलो हुआ है बट इनडायरेक्टली फॉलो हुआ है। तो आपका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस आ गया। इक्वेशन को 2 बार यूज़ किया, इक्वेट किया और आपका आंसर आ गया। ठीक है, डाउट है बेटा इस वाले में किसी को? तुम्हें समझ तो आया नहीं था खुद से, अभी डाउट पूछ लो। चलो एक और क्वेश्चन करो फिर, ये करो, इसको खुद करोगे। अब सेम रिलेशन लगेगा, सेम फॉर्मूलाज लगेंगे, देख लो। वैसा ही ठीक वैसा ही सवाल है बट आपको यहाँ पे पूछा है रेजिस्टेंस पूछ दिया, टेम्परेचर दे दिया, रेजिस्टेंस पूछ दिया, वही इक्वेशन लगेगी, वैसे ही होगा एग्जैक्टली। लेकिन इसको अब आप लोग करोगे, करो, जैसे आंसर आए हैंड रेज करना। क्वेश्चन समझ ना आए तो अनम्यूट करके पूछना कि सर क्वेश्चन नहीं आया। सब बात सोनम बेटा, सब बच्चे करो यार, वही फॉर्मूला 2 बार लगाना है, बस लास्ट स्टेप में टेम्परेचर गिवन होगा और आर निकालना है। पिछले में आर गिवन था, टेम्परेचर निकालना था, लास्ट स्टेप चेंज होगा खाली। करो सब बच्चे, इसके बाद फिर हम वीडी वाले क्वेश्चंस करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डीपीपी करेंगे।
अब बस बेटा, बाकी लोग नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब देखो सिर्फ लास्ट स्टेप में बेटा, यहाँ पे देखो आप लोग, यहाँ पे मुझे आर टी निकालना है ना, और मुझे क्या दिया हुआ है नीचे, टेम्परेचर दे दिया। इससे पिछले क्वेश्चन में यहाँ डिनोमिनेटर गिवन था, पिछले क्वेश्चन में डिनोमिनेटर गिवन था, टी निकालना था, और ऊपर न्यूमरेटर 5.2 गिवन था। इस क्वेश्चन में टी दे रखा है और आपको क्या निकालना है, आर टी निकालना है। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, वही इक्वेशन 2 बार लगाई, सेम स्टेप्स हैं, बस आर टी निकालना था। तो ये आपसे हो क्यों नहीं रहा, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ। अगर डाउट्स आ रहे तो पिछले क्वेश्चन के पूछ लो बेटा, है ना। कितने बच्चे जिनको दोनों क्वेश्चन में से एक भी समझ नहीं आया? हैंड रेज करना बेटा जिन लोगों को दोनों, ये तो आपने तो कर लिया। जिन बच्चों को एक भी क्वेश्चन समझ नहीं आया दोनों में से, हैंड रेज करना। तो अब इसका सॉल्यूशन लिखो एक बार, अपने हाथों से इसका सॉल्यूशन लिखो, क्वेश्चन जो है इसको करके देखो एक बार। तो फाइनल आंसर 5.8 आएगा। लिख लिया? थम्स अप दो जिन्होंने लिख लिया। ठीक है, तो अब हमने बेटा आज पढ़ लिया कि रेजिस्टेंस क्या होगा, कैसे टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, रजिस्टिविटी क्या होगी, रजिस्टिविटी टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगी, ओम्स लॉ का इक्वेशन, ओम्स लॉ के का लिमिटेशंस, और उसके बेसिस पे एक दो क्वेश्चन हमने कर लिए। तो अब हमारे पास 2 डीपीपीज हैं सॉल्व करने के लिए। पहले हम वीडी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डीपीपी थी इससे, ठीक है। तो सब बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर दो और पोल में आंसर करेंगे सब बच्चे, ठीक है। बहुत आसान डीपीपी है और पोल्स में अब आंसर करेंगे। 5 क्वेश्चन है, फटाफट से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करो। कल जो फॉर्मूलाज लिखवाए थे उनके बेसिस पे है, फॉर्मूला मैं चाहे लिख भी दूंगा, अभी तुम पढ़ना स्टार्ट करो क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, करंट इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है ना। तो आपको करंट डेंसिटी निकालनी है, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है करंट पर यूनिट एरिया, है ना। तो आपको क्वेश्चन 1 का आंसर पोल में देना है बेटा। सब बच्चे सॉल्व करो। करंट डेंसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जे, है ना। जे इज इक्वल टू आई बाई ए होता है।
सब बच्चे आंसर करो। 11 वोट मिले हैं बेटा अब तक, 29 वोट्स। एक बार हैंड रेज करना जो बच्चे मेरी आवाज सुन पा रहे हो, आपका अटेंडेंस लगा लेता हूँ। जो बच्चे आवाज सुन पा रहे हो हैंड रेज करो। देखते हैं कितने बच्चे गायब हैं। ठीक है, आउट ऑफ 29 19 स्टूडेंट है, 10 बच्चे गायब हो चुके हैं ना, 10 बच्चे नहीं है क्लास में। कोई बात नहीं, अभी रुक जाओ, इसका ले लेते हैं हम स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो बेटा सब बच्चे 22 बच्चे हैं अभी, 22 बच्चे तो वोट करो। और जो ये प्रॉक्सी करते हैं ऐसे आते नहीं है क्लास में, बैठते नहीं है, उन लोगों को अब फिर इनको अलाउ ही नहीं करेंगे क्लास ज्वाइन करना। ठीक है, क्योंकि भाई यहाँ तो पढ़ने के लिए आते हैं ना, तो पढ़ने के लिए अगर नहीं पढ़ पा रहे तो फिर क्या फ़ायदा। तो अब वोट करो पोल में जाके। हाँ, 18 बच्चे वोट किया। क्या सही राइट आंसर क्या है बेटा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर बी। बी इज द राइट B. आंसर है। बी इज द राइट आंसर। तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे बेटा? देखो हमें क्या दिया हुआ है, हमें क्या दिया है? R. कॉपर वायर Teacher. 1 mm is joined in series with an iron wire of length 2 meter and radius 3 mm and a current passed through the wire. The ratio of current densities in the copper wire and iron wire. अब देखो दोनों सीरीज में जुड़े हैं ना, सीरीज का मतलब क्या होता है? करंट जो होगा दोनों का क्या होगा? सेम होगा। भाई एक वायर को दूसरे वायर के साथ जोड़ दिया, एक वायर था ऐसे, उसी के सामने दूसरा वायर आ गया, तो अगर एक में से करंट आई जा रहा था तो दूसरे में से भी आई ही जाएगा। तो अब मुझे करंट डेंसिटी निकालनी है, तो करंट डेंसिटी क्या होगी? करंट डेंसिटी मान लो फर्स्ट पार्ट को इसमें बोला जाए, इसके अंदर J1 है, दूसरे के अंदर J2 है, तो J1 बाई J2 क्या होगा बेटा? इज इक्वल टू करंट डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ 1 डिवाइड करंट डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ 2। यानी आपका जो सोल्व करोगे तो A2 बाई A1 आ जाएगा। A2 बाई A1 का मतलब है, अभी देखो कॉपर वायर है, अगर इसको मैं मान लूँ क्या सिलेंड्रिकल, तो A2 बाई A1 के बराबर ही हमारा J1 बाई J2 होगा। तो A2 के क्या होगा बेटा? पाई R R2 square. स्क्वायर पाई R1 R1 स्क्वायर, तो square. 2 बाई R1 का स्क्वायर। तो रेडियस ऑफ सेकंड वायर क्या है? 3, इसका स्क्वायर कर दो। 3 और square. पहले का क्या है? 1 स्क्वायर। तो आंसर क्या आएगा? 9:1। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे सब बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2, जिनको 1 में डाउट है वो डाउट पूछ लो, अदरवाइज क्वेश्चन नंबर 2 पे लग जाओ। पोल स्टार्ट कर दे रहा हूँ और फटाफट आंसर सब बच्चे करेंगे। ऐसा ना करना कि भाई फिर से बार बार बोलना पड़े, देखो बुरा लगता है बेटा, ये है ना, अच्छा नहीं लगता। आप अच्छे बच्चे हो तो आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। समझ ना आए तो सीधा पूछो ना कि सर नहीं आया समझ, थोड़ा और डेप्थ में पढ़ाओ और अच्छे से बताओ और खोल के बताओ चीज़ों को, तो वो हो सकता है ना। बट आंसर ना करना, एकदम बेवकूफ़ हो जैसे बिहेव करना, जैसे आप सीख ही नहीं पा रहे हो कुछ, तो वो बेटा वो फिर सीरियस बात है। फिर अगर ऐसा हो रहा है तो फिर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं ना कि बहुत मेहनत की ज़रूरत है, बहुत मेहनत की ज़रूरत है। करोगे कब? लेकिन तो मेहनत कब करोगे आप लोग? बुढ़ापे में करोगे बेटा। हाँ, जो किसी क्वेश्चन आंसर नहीं कर रहे हैं उन लोगों को मेहनत कब करेंगे? बुढ़ापे में। पेरेंट्स भी बोलते होंगे, टीचर्स भी बोलते होंगे कि बहुत मेहनत की ज़रूरत है, कर तो सकता है, कर तो सकती है, बट बहुत मेहनत की ज़रूरत है। तो वो मेहनत कब करोगे आप? क्वेश्चन नंबर 2 पोल्स में आंसर देंगे। पोल लॉन्च कर रहा हूँ बेटा मैं, ठीक है? नहीं दिख रही। क्या नहीं दिख रही? तो स्क्रीन विजिबल नहीं है। नहीं दिख रही।
स्क्रीन मुझे तो दिख रही है, पता नहीं आप लोग दिख तो रही है सर। दिख रही है सब बच्चों की गाइड मुझे खुद दिख रही है, मैं अपनी स्क्रीन दूसरे डिवाइस पे देखता रहता हूँ, तो वो दिख तो रही नहीं दिख रही। फ्रीज हो गई है, रुक जाओ। अरे क्या हो गया, इसको नेटवर्क का इशू है मेरे। रुको बेटा मैं करता हूँ इसका इलाज। दिख गई। बेटा दिख रही है अब स्क्रीन? यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 2 है ना, पोल्स में आंसर करो फिर। करंट का फॉर्मूला बताया था कल, I इज इक्वल टू NEA/VD, है ना, बताया था ना, लिखवाया होगा नोट्स पलट के देखो। यस I सर। इज इक्वल टू NEA इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे N क्या है, फ्री चार्ज कैरियर्स की कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, E इज द चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन, A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड VD इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहाँ से अब मुझे क्या निकालना है, मुझे ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्म में इस इक्वेशन को लिखूं, VD इज इक्वल टू करंट डिवाइडेड बाय N इंटू E, ठीक है। तो अब ये फॉर्मूला है। अब देखो गिवन वैल्यूज क्या क्या है और सब्स्टिट्यूट करो और आंसर निकालो, जिनसे नहीं निकल पा रहा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है। कंडक्टिंग वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हैज 3 into 10 to the power 23 चार्ज कैरियर्स पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो n की वैल्यू 3 into 10 to power 23 है। एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। वायर कैरीज ए करंट ऑफ 24 मिली एम्पियर। तो I की वैल्यू है 24 into 10 to power -3। तो ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द कैरियर है, तो आपको VD बतानी है। तो क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो सीधा सीधा, और वैल्यूज रखोगे तो क्या आंसर आ रहा है बेटा, क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर बोलो बी बोलो, सर। ऑप्शन बी आएगा, ठीक है, ऑप्शन बी आएगा। वैल्यूज रखो, यस। जिन बच्चों का नहीं आया वो वैल्यूज रखो, वैल्यूज को काटो, मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन करो बेटा, नहीं तो पेपर में भी नहीं होगा आपसे, करो। और वोट कितने मिले थे पिछले बार, 19 मिले थे, अभी 16 बच्चों ने कर लिया, ठीक है। पोल कैसे करना है बताओ भाई बच्चों, फिर ये भारत पूछ रहे हैं कैसे करना है पोल, कोई एक बच्चा बता दो इनको। ऋतिक आप बता दो बेटा। पहले 3 डॉट आ रहे हैं नीचे ना, उन पे क्लिक करो, फिर एक्टिविटीज में पोल का ऑप्शन दिखाई देगा, फिर उस पे पोल करना है। देखो बेटा ऐसे आपका गूगल मीट चल रहा होगा, जिसमें हम सब दिख रहे होंगे थोड़ा थोड़ा, और मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। इस पर 3 डॉट पे क्लिक किया, फिर देखो एक्टिविटीज़ आएगा, एक्टिविटीज़ में गए, फिर पोल्स दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक किया। तो इसमें ऊपर वाला तो एंडेड हो गया है 1, तो सेकंड वाला लाइव चल रहा है, लाइव वाले पे क्लिक करेंगे और अपना ऑप्शन जो है टिक मार करके और वोट दबा देंगे, तो वोट हो जाएगा, ठीक है। तो यही है सारे पोल। तो क्वेश्चन नंबर 2 वाले पोल पे जाके सब बच्चे वोट कर दो जिनका आंसर आ गया, बाकी बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 करो। क्वेश्चन नंबर 3, a wire has a non-uniform cross-sectional area as shown in the figure. A steady current I flows through it
Which one of the following statement is correct? ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पूछा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने आपको कल लिखवाया था, फॉर्मूला बताओ क्या था? व्हाट इज द फॉर्मूला बेटा? Vd इज इक्वल टू, अरे ऊपर माइनस से हो जाएगा, छोड़ो उसको, छोड़ो उस वाले की जरूरत भी नहीं है। हमें क्या दिया है? एसटीडी करंट जो है वो थ्रू आउट सेम है ना, तो करंट की वैल्यू फिक्स है, तो हम यही फॉर्मूला यूज कर लेंगे ना यार। Vd इज इक्वल टू करंट डिवाइडेड बाय NEA, ठीक है। अब इससे मुझे क्या मिल रहा है? Vd इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। कब? जब करंट और N और E तो कांस्टेंट होता है, E तो चार्ज और इलेक्ट्रॉन है तो है ही कांस्टेंट। एक मटेरियल में फ्री चार्ज कैरियर्स, ये भी वैल्यू कांस्टेंट है क्योंकि सेम मटेरियल का वायर है। आई आपको क्वेश्चन ने बोल दिया स्टीडी करंट, मतलब कि थ्रू आउट अगर किसी भी पॉइंट पे देखते हो तो करंट की वैल्यू सेम आएगी, तो फिर आपका क्या होगा? Vd विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A, यानी कि Vd इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब बताओ सोच के आंसर क्या आएगा इसका? 3 वाले के पोल में आंसर करेंगे। अच्छा मैंने लॉन्च नहीं किया क्वेश्चन नंबर 3 का पोल, जाओ फटाफट आंसर करो बच्चा। क्वेश्चन नंबर 3, जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी कि ज्यादा? सर कम। तो सही चॉइस जो है उसको टिक करो। कर दिया सर। सब बच्चे वोट करो, देखो आसान हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 3 तो मैंने सॉल्व कर दिया आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, है ना भाई। जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा, आप लेफ्ट टू राइट ए से बी जा रहे हो तो एरिया बढ़ रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, और क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा तो ड्रिफ्ट स्पीड क्या होगी? कम हो जाएगी, है ना। तो और हुआ इसलिए क्योंकि Vd और करंट का रिलेशन जो होता है I इज इक्वल टू NEA Vd होता है। करंट आपको स्टीडी दे दिया, N एक सिंगल मटेरियल है तो मटेरियल में फ्री कैरियर्स की वैल्यू फिक्स रहेगी थ्रू आउट। E जो है वो ऑलरेडी एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो Vd इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A। जैसे जैसे एरिया बढ़ा Vd की वैल्यू घटती चली गई। एज यू आर मूविंग फ्रॉम A to B, एरिया इज इंक्रीजिंग एंड एज द Vd हैज टू डिक्रीज। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 करो भाई। क्वेश्चन नंबर 4, क्या इजी नहीं है? अगर आपको फॉर्मूला याद हो, बेसिक कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा पता हो तो क्या कर सकते हो ना क्वेश्चंस को, तो आप यस सर। है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं भूले भटके एग्जाम में बेटा, कराओगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। देखो थोड़ा प्रैक्टिस रखो, नोट्स में लिखते जाओ थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट चीजें जो आप भूल सकते हो, और क्वेश्चन सभी के सभी करो। जितने भी क्वेश्चन मैं क्लास में करा रहा हूँ, जितना होमवर्क दे रहा हूँ, एटलीस्ट इतने तो करो। और कोई रेफरेंस बुक फॉलो कर लो, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो करते भी हैं, वो क्वेश्चंस भी भेजते हैं मेरे को, तो ठीक है वो भी करो। अभी हमारे पास कितना टाइम बचा है? मुश्किल से 7 महीने, है ना। जनवरी अटेम्प्ट में 6-7 महीने बचे हुए हैं, उसमें आपके प्री बोर्ड भी आएंगे, प्रैक्टिकल्स भी आएंगे, सब चीज़ें उसी टाइम में हो जाएंगी, है ना। सर्दियाँ भी आएंगी उसी में, कड़ाके की ठंड, नवंबर दिसंबर, जिसमें पढ़ नहीं पाते हैं बच्चे, सो जाते हैं, तो वो सब उसी में से सब्ट्रैक्ट होना है। In a wire of circular cross section with radius r, free electrons travel with a drift velocity v. When a current I flows through the wire, what is the current in another wire of half the radius and of the same material when the velocity is 2v? ठीक है, तो आपको बताना है क्या कि वेलोसिटी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो 2v है, मटेरियल सेम है। मटेरियल सेम का मतलब n की वैल्यू फिक्स रहेगी बेटा दोनों के लिए, ठीक है। व्हाट इज द करंट इन अनदर वायर? आपको करंट बताना है।
I इज इक्वल टू NEA/VD, फॉर्मूला पता है हमें, I इज इक्वल टू NEA/VD, ठीक है। अब I1 इज इक्वल टू, देखो सेम मटेरियल की वायर है तो बेटा N तो दोनों ही केस में सेम रहेगा, तो I1 इज इक्वल टू N, दोनों का सेम, E फिक्स वैल्यू रहती है, A1/VD1, ठीक है। और I2 जो रहेगा वो I2 इज इक्वल टू N इंटू E A2/VD2, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू, ठीक है। अब क्या दे रखा है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ रेडियस R, फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रेवल विद ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ V, तो पहला का जो V1 है वो V है, उसकी वैल्यू V है। और व्हाट इज द करंट इन अनदर वायर हाफ द रेडियस, हाफ द रेडियस का मतलब क्या होगा, एरिया कितना हो जाएगा बेटा, 1/4 हो जाएगा, है ना। तो A2 आपका कितना है, A2 इज A1/4, और क्या बताना है, व्हाट इज द करंट, अच्छा करंट बताना है, सेम मैटर, ड्रिफ्ट स्पीड कितनी है, 2v है, यानी कि VD1 इंटू 2 होगा आपका VD2, तो VD1 से डबल हो गई VD2, ठीक है बेटा। अब I1 की वैल्यू अगर कैलकुलेट की जाए वैल्यूज रख के, तो आपका आएगा NEA1/VD1, ठीक है। और I2 की वैल्यू में A2 और VD2 की वैल्यूज बदल दी जाए तो क्या आएगा, NEA1/4 एंड इंटू 2VD1, तो ये क्या आया, 2 से 4 कट गया, तो मतलब मुझे पता चला कि I2 इज I1/2, तो जो करंट इन सेकेंड वायर है वो फर्स्ट वाले का आधा होगा, विच इज द राइट आंसर बेटा, ऑप्शन नंबर सी सर। सी। तो क्या ये क्वेश्चन टफ है, एक बात ये बताओ, क्या ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है? No, sir. है ना, No, इजी है। sir. अभी जिस बच्चे को क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट है वो डाउट पूछो, क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट है तो, क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट है तो पूछो। ठीक है, तो जो बच्चे वोट नहीं कर रहे उनको डाउट ही है ना, या जल्दी जल्दी करा रहा हूँ क्या, फास्ट पढ़ा रहा हूँ क्या बेटा? नो सर। No, sir. ठीक ही चल रहा है मेरे हिसाब में, स्लो है, स्लो है तो बता दो। चलो क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, इसको करके ही आप लोगों को जाना है। कुछ बच्चे पहले भाग जाते हैं, अच्छा लास्ट क्वेश्चन आ गया, चलो थ्योरी नहीं आएगी, अब एक काम करते भाग जाते हैं, क्वेश्चन तो हमें वैसे भी समझ नहीं आता, ठीक है। करंट I is passing through a wire having 2 sections, डायमीटर दे दिया इनका, द मीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेक्शन P and Q is denoted by this, देन तो VD का फॉर्मूला लगाओ सीधा भाई, ठीक है। करंट I is passing through a wire, एक ही वायर है उसमें 2 सेक्शन है, मतलब दोनों ही केसेस में करंट तो बराबर रहने वाला है, और VD का फॉर्मूला क्या है, I/NEA, इसको यूज करके VP एंड VQ के बीच में रिलेशन निकालो और गिव मी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। देखते हैं कौन देता है सबसे पहले इसका आंसर। सर इसका पोल क्रिएट करोगे आप? कर रखा है बेटा, लॉन्च कर रखा है पोल। ओके सर। एक बच्चे ने आंसर किया, किसने किया सबसे पहले, किसने किया है, हैंड रेज नहीं, अनम्यूट करके बताओ, बहुत लोगों ने हाथ ऊपर कर रखे हैं। सबसे पहले आंसर किसने किया अभी, जस्ट एक ही बच्चे ने किया है, किसने किया आंसर, नहीं बता रहा है भाई। सर मैंने कर दिया सर। हाँ सही है बेटा आपका। तो देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, आ जाते हैं तो इजी है बेटा, है ना। बस आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया था कि भाई ये सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, आपने लिख लिया, उस फॉर्मूला के बेसिस पे कितने सारे क्वेश्चन हैं, है ना। तो करो बेटा सब लोग इस क्वेश्चन को करो। देखते हैं शायद इंटरनेट इम्प्रूव हो गया, वीडियो ऑन करके अपनी, तो हुआ हूँ मैं।
सभी बच्चे करो यार। A current I is passing through wire having two sections। तो एक ही वायर है, ठीक है, मान लो ये रही और इसी का एक रह रही है दूसरा सेक्शन। तो एक गिवन वायर में तो करंट सेम ही रहेगा भाई। मान लो आई इधर से आया तो आई इधर से भी आई जाएगा, राइट। वीडी का फॉर्मूला क्या था? वीडी इज इक्वल टू आई अपॉन एन ई ए, ठीक है। अब बेटा एन और ई ये दोनों फिक्स रहेगा, एक ही मटेरियल का वायर है, राइट। तो मतलब हमारी कहने की बात ये है कि यार वीडी जो है वो 1/a के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, वीपी आएगा जो, यानी कि वीपी वेलोसिटी ड्रिफ्ट स्पीड इन सेक्शन पी, तो ये पी बोल दिया और ये क्यू सेक्शन। पी के थ्रू जो रहेगा वो 1 अपॉन एरिया ऑफ पी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, और वी क्यू जो रहेगा वो 1 अपॉन एरिया ऑफ क्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, ठीक है। अब एरिया ऑफ पी एंड एरिया ऑफ क्यू, पी का जो डायमीटर है वो डी है और क्यू का डायमीटर है d/2 है, तो स्क्वायर के बराबर ही रहता है, पाई डी स्क्वायर बाई 4 रहता है स्क्वायर का उसका सर्कल का डायमीटर। तो ये लिख देते हैं भाई कि वीपी बाय वी क्यू इज इक्वल टू ए क्यू बाय ए पी, और एरिया ऑफ क्यू क्या आएगा? क्यू आएगा बेटा, ये आएगा पाई इंटू d/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, और नीचे न्यूमरेटर में π/4 इंटू डी स्क्वायर, ठीक है। तो π/4 से π/4 उड़ गया, ऊपर आपका आएगा क्या? d²/4 और नीचे आएगा d स्क्वायर। तो ये d स्क्वायर से d स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ गया बेटा? 1/4। दैट मीन्स कि वेलोसिटी ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी थ्रू सेक्शन क्यू is 4 times the drift speed or drift velocity through section P। तो VQ is equal to 4 into VP। तो अपना कौन सा आंसर आएगा फिर? कौन सा सही है बेटा? ऑप्शन नंबर सी कोई सर। सा मैच नहीं कर रहा ना बेटा, कोई सा भी मैच नहीं कर रहा है तो कौन सा आंसर है? सी है। उल्टा कर लो ना उसको, VQ/4 आ गया, VP is equal to VQ/4, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो अब जितने बच्चों को डाउट नहीं है दे कैन ड्रॉप ऑफ, इनको डाउट्स हैं वो डाउट्स पूछ सकते हैं। और ये जो है क्या बोलते हैं इसको, जिन बच्चों ने पूछा नहीं है, जो सॉल्व नहीं कर रहे, जो वोट नहीं कर रहे, ठीक है, इनका डेटा मैं शेयर कर देता हूँ, क्योंकि ये दिस इज़ नॉट अ गुड साइन ना। आप लोग अगर पार्टिसिपेट ही नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे बेटा? फ़ायदा आपका है, भला है ना आप ही का। तो डाउट्स नहीं है दे कैन ड्रॉप ऑफ। थैंक यू सर। क्लास कंप्लीट हो गई है और ये Thank you, क्वेश्चन sir.